अस्सलामुअलैकुम। सलीम बुखारी शो से मैं हूं ज़ैनब जतोई, मेरे साथ मौजूद है सलीम बुखारी साहब। अस्सलाम वालेकुम बुखारी साहब। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूं, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। नाजरीन, प्रोग्राम के पहले हिस्से में बात करेंगे 9 मई के वाक़यात में इमरान खान बराह रास्त मुलव्विस थे। निगरान हुकूमत की तहकीकाती रिपोर्ट में ये इंकशाफ किया गया है और निगरान हुकूमत की तहकीकाती रिपोर्ट से शाह महमूद और परवेज़ इलाही के नाम भी गायब हो गए हैं। इस पर कई सवालात जन्म ले रहे हैं, इस पर हम प्रोग्राम में बात करेंगे। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बात करेंगे इसराइली टैंक 20 साल से ज़ायद अरसे बाद मगरबी किनारे के शहर जुम्बीन में दाखिल हो गया है, इस पर भी हम प्रोग्राम में बात करेंगे। प्रोग्राम के तीसरे हिस्से में बात करेंगे अमेरिका ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल से यूक्रेन जंग ख़त्म कराने की करारदाद मंजूर कर ली है। अमेरिका और यूरोप अब एक दूसरे के सामने है। अब आगे आने वाले टाइम में क्या मंजरनामा बनेगा ये देखना बाकी है, इस पर भी हम प्रोग्राम में बात करेंगे। बुखारी साहब, सबसे पहले तो 9 मई के वाक़यात में इमरान खान के मुलविस होने के इंकशाफ हैं वो निगरान हुकूमत की तहकीकाती रिपोर्ट में पाए गए हैं, लेकिन सबसे एक अहम चीज़ जो ये है कि शाह महमूद और परवेज़ इलाही के नाम भी इस रिपोर्ट में शामिल थे जो कि अब रिपोर्ट में नहीं है। तो किस तरह से देख रहे हैं आप इस चीज़ को? देखिए, मेरे नज़दीक ना इसकी सिग्निफिकेंस कुछ और है जी। एक तो ये कि इंतज़ार है कि किसी वक्त भी फैज़ हमीद साहब के कोर्ट मार्शल का फैसला आने वाला है। ठीक। उसके पस मंज़र में इस रिपोर्ट का आना जो है ये बहुत सिग्निफिकेंट है जी। इस रिपोर्ट से जिन दो नामों के गायब होने की बात आप कर रहे हैं वो मेरे तो समझ में आती है। मेरा ख्याल ये है कि परवेज़ इलाही साहब का पीटीआई में जाना, उनका अपनी पार्टी को उसमें जम करना, ये वो फैसले हैं जिस पर खुद परवेज़ इलाही साहब भी पछता रहे होंगे। अच्छा। ये मैं आपको वसूख से कह सकता हूँ इसलिए कि एक तो उनका 70 साल से ज़्यादा पुराना फैमिली का जो इकट्ठ था, जो फैमिली की यूनिटी थी, उससे वो ब्रेक हुई। दो भाइयों के बीच, कज़न्स के बीच, जिनमें से हवा नहीं गुजरती थी, वो अलहदा हुए और ख़ानदान एक तरह से बिखर गया। वो मैं तफसील का वक्त नहीं है इस वक्त, किसी बाद में बयान करेंगे उसको। तो और आपने देखा कि उनको जब पार्टी हुकूमत में थी तब भी सवाए इसके कि इमरान खान ने उनको चीफ मिनिस्टर बना दिया था, अपने सवाए इसके कि उनकी जो पजीराई थी वो खान साहब तक महदूद थी। पार्टी के जो दीगर कार्डर्स थे जी। उनमें वो कहीं नहीं थे, किसी ने उनको एक्सेप्ट नहीं किया। ठीक। शाह महमूद कुरैशी के बारे में पुरानी अगर आप रवायात देखें उनकी फैमिली की, उनके वालिद जो हैं वो गवर्नर रहे हैं पंजाब के, और हमेशा एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ टिल्ट होती है उनकी। दूसरी तरफ अगर आप ये देखें तो जो हमारे यहाँ एक रूहानियत का सिलसिला जारी है, जो बड़े बड़े मज़ार या बड़े बड़े जो यानी गद्दियाँ हैं जी। उनका भी टिल्ट हमेशा टूवर्ड्स एडमिनिस्ट्रेशन रहता है। ये वाहद मिसाल ये कह लें या ये बड़ी सिग्निफिकेंट मिसाल ये थी कि ये पीटीआई में थे और पीटीआई में उन्होंने बड़ी दबंग सियासत की है। यानी उनको आप जो पीटीआई के लॉन्च करने में जो बहुत आगे लोग थे उनमें उनका शुमार होता है। जी। क्या उनके नाम के निकल जाने का मतलब ये है कि कोई बैकडोर राब्तों ने काम दिखा दिया है? एक बात तो ये है, और अगर ऐसा है तो इट इज़ ए वेरी वेरी बिग ब्लो टू द पीटीआई, कोई दो राय इसके बारे में नहीं। लेकिन इस रिपोर्ट में जो चीज़ छलक रही है, यानी जो सामने आ रही है, वो ये है कि नामों की तफसील मौजूद है, जो भी मैं आपसे रिक्वेस्ट भी करूँगा कि आप उनको सुना दें, लेकिन इससे पहले मैं अपनी बात मुकम्मल कर लूँ। वो ये है कि इनकी खैर नहीं है, किनकी? जो नाम आपने पढ़ के सुनाने हैं। लेकिन इससे भी ज़्यादा अहम बात यह है कि उन्होंने ये करार दे दिया है कि 9 मई को जो कुछ हुआ वो बानी पीटीआई की प्लानिंग थी। ठीक। आपको याद है ना कि ये कई जगह पर कई हवालों से ये बात कही गई है कि जो सहूलतकार और मंसूबा साज हैं उनकी जान बख्शी होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। आप समझ नहीं है मैं क्या कह रहा हूँ? बिल्कुल। तो जरा नाज़रीन को आप ये बता दें कि कौन कौन लोग हैं जिनके नाम इस फहरिस्त में और इस रिपोर्ट में शामिल हैं। जी, इस तहकीकाती रिपोर्ट में हमाद अजहर, जरताज गुल, मुराद सईद, अली अमीन गंडापुर, शानदाना गुलजार, फारूक हबीब, अली जैदी, कमल शोजब, शहरियार आफरीदी को भी मुलविस करार दिया गया है, जबकि सेनेटर एजाज चौधरी, फैसल जावेद, डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियां महमूद रशीद भी मुलविस करार पाए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले उमर चीमा, हसान न्याजी, आलिया हमजा, जमशेद इकबाल चीमा, मुसरत चीमा, अलीमा खान को भी तशद्दुद को हवा देने में मुलविस करार पाया गया है, जबकि सदाकत अब्बासी, वासिक कयूम, नौशीन हामिद और आमिर डोगर, जैन कुरैशी भी 9 मई की पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में जो हैं वो मुलविस पाए गए हैं। इन रहनुमाओं के
अलावा तैयबा, इब्राहिम, शबाना फयाज, अजहर मीर और आमिर मुगल समेत 80 से ज्यादा रहनुमाओं को 9 मई के वाकयात में मुलविस करार दिया गया है। बुखारी साहब, काफी बड़ा कोई काउंट अहम है। आदमी है जिसका नाम रह गया इसमें? बिल्कुल। तो अगर इनके खिलाफ 9 मई के हवाले से जिस तरह सुना जा रहा है कि मिलिट्री ट्रायल होगा, या जिस तरह सुना जा रहा है कि इनको सजाएं तो होनी ही होनी है, तो ये तो काफ़ी बड़ा जोल्ट जिसको कहते हैं, झटका कहते हैं जिसको, ये वो होगा पीटीआई। बुखारी साहब, शाह महमूद कुरैशी और परवेज़ इलाही साहब, आपको लगता है कि इस केस में दोबारा मंजर-ए-आम पर आ सकते हैं, कोई बड़े इंकशाफात करेंगे आके, या कोई वादा माफ का बन सकते हैं? देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि शाह महमूद कुरैशी के लेवल का और चौधरी परवेज़ इलाही के लेवल का बंदा वादा माफ बनेगा, मुझे नहीं लगता ये। ठीक ठीक। मेरा ख्याल ये है कि अगर ऐसा है, हाइपोथेटिकल हम कह रहे हैं, हमें मुझे कोई मतलब मेरे पास कोई सॉलिड एविडेंस नहीं है, अगर ऐसा है तो वो एक सबसे बड़ा रास्ता ये होता है कि आप कहेंगे जी हमसे गलती हो गई। सियासी गलतियां होती रहती हैं, सियासी गलतियों का अजाला भी होता रहता है। हाँ जी। लेकिन हैविंग सेड दैट, फर्ज करें ये नहीं होने जा रहा, फिर भी जो ये लंबी फहरिस्त आपने सुनाई है, तो जिसको कहते हैं पार्टी हिल के रह जाएगी अगर इन लोगों को इस 9 मई के हवाले से सजाएं होती हैं। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात ये है कि एक अजीबोगरीब बात और जो सामने आई है ज़राए के हवाले से, लेकिन बड़ी अजीब बात है, वो ये कि पार्टी के कुछ हलकों में ये सोच पाई जाती है कि बानी पीटीआई जो है वो पीटीआई में खुद तनाज़ात पैदा करते हैं जी। और वो कैसे करते हैं? वो आपस में लोगों को लड़ाते हैं। ये वो कहते हैं कि उनकी आदत है ये कि वो जो मिलने के लिए रहनुमा आते हैं उनको वो एक ही इशू के ऊपर आपको कुछ कह रहे हैं, मुझे कुछ कह रहे हैं, उसको कुछ कह रहे हैं, उसको कुछ कह रहे हैं। जेल से बाहर आने के बाद हम आपस में भिड़ जाते हैं, जिसके नताइज भी आपने देख लिए हैं। शेर अफजल मरवत वॉज ए सॉलिड लीडर ऑफ द पीटीआई। सलमान अकरम रजा साहब के साथ उनकी चोंच फंसी, नतीजा देखने में पार्टी से बाहर है। अलीमीन गंडापुर प्रेसिडेंट थे केपीके के, पीटीआई के, वो सदारत उनसे छीन ली गई। दूसरा ग्रुप जो है उसको आजकल पजीराई हासिल है ज़्यादा, चाहे वो जेल में मुलाकातें हैं, चाहे वो बुशा बीबी के साथ। तो कहने का मतलब ये है कि ये एक सोच, एक थॉट प्रोसेस है कि बानी साहब या तो मज़े लेते हैं और या वो समझते हैं कि यही बानी पीटीआई के ये फेवर में तो नहीं है चीजें कि अगर वो पार्टी में डिवाइड आता है तो ये तो किसी के भी फेवर में बिल्कुल एक पार्टी लीडर के लिए तो ये चीजें वैसे ही सूदमंद साबित नहीं हो सकती जिस तरह से पार्टी में डिवाइड है। बुखारी साहब, अब गंडापुर साहब और शेर अफजल मरवत साहब, उनकी भी आपको परफॉर्मेंस आपके सामने है। शेर अफजल मरवत ने जो बयान दिए पार्टी से मुतालिक, तो मेरा ख्याल है कि क्या पीटीआई के पास उनको निकालने के अलावा तो कोई और ऑप्शन नहीं था। देखिए वो निकाल दिया, उसके ऊपर भी हम आते हैं जी। लेकिन एक और बात जो सलमान अकरम राजा आज मुलाकात के बाद वापस आए थे। बुखारी साहब, एक और सवाल, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट भी कर रही हूँ। बुखारी साहब, अभी जो फॉरवर्ड ब्लॉक बनने की बातें अब काफ़ी ज़्यादा सामने आ रही हैं कि फॉरवर्ड ब्लॉक पीटीआई में कोई बनने वाला है, इसमें आपको कितनी सच्चाई नज़र आ रही है? क्योंकि पीटीआई ने तो अभी प्लान किया हुआ है कि हमने एहतजाज करना है, ईद के बाद कोई नई हिकमत अमली बनाई जाएगी, लेकिन ये फॉरवर्ड ब्लॉक इसमें कितनी सच्चाई नज़र आ रही है? ये सिलसिला नया नहीं है, ये गुफ्तगू हमने पहले भी सुनी है जी। ये कुछ लोगों की ख्वाहिश है, कुछ लोगों की कोशिश है। ख्वाहिश हो सकती है, कोशिश किन की हो सकती है? इसी हर चीज़ का नाम लेना जरूरी थोड़ी होता है। ठीक है, कुछ की ख्वाहिश है, कुछ की कोशिश है, लेकिन ये बात याद रखें, जो पीटीआई में नहीं है, जो बानी की नाक के नीचे काम नहीं कर रहा है, उसकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं होगी। ये हमने पीपल्स पार्टी के हवाले से भी देखा, ये हमने नून लीग के हवाले से भी देखा। जितने बड़े बड़े नाम, ज़्यादा लोगों ने नहीं छोड़ा नून को, लेकिन जिसने भी छोड़ा, चौधरी निसार अली शामिल है उसमें, और अब वो खाका नवासी साहब हैं। आप देख लें कि क्या उनके साथ उनका अब उनकी स्टैंडिंग क्या है सियासत में, उनका मकाम क्या है। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि जितने मर्जी फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने की आप कोशिश कर लें या बना भी लें, जो भी बनेगा उसका हिस्सा वो ना सिर्फ ये कि पार्टी से जाएगा, उसकी सियासत ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, ये बिल्कुल दो राय इसके बारे में नहीं है। 2 ब्लॉक बने थे ना पीटीआई में, एक की क़यादत की जहांगीर तरीन ने, दूसरे की क़यादत की परवेज़ खटक ने। वेयर आर दे? ये तो आप रियलिटी चेक दे रहे हैं, जो लोग ये सोच रहे हैं ना कहाँ है वो। कोई कह रहा है परवेज़ खटक साहब JUI ज्वाइन करने वाले हैं, मौलाना फजल रहमान की पार्टी। तो मैं बड़ी और जिन्होंने ज्वाइन भी की आप सेंसेस को काबू में रख के ये कह रहा हूँ कि जो भी पीटीआई से बाहर जाएगा वो फिलहाल सियासत से फारिग हो जाएगा। अच्छा, तो मैंने कहा ख्वाहिश, कोशिश ये जारी रह सकती हैं, लेकिन फॉरवर्ड ब्लॉक मुझे बनता
दिखाई नहीं देता। कि अभी एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक। सलमान अकरम राजा साहब ने जो आज गुफ्तगू की है मीडिया के साथ, वो कहते हैं कि एक और ख़त जो है वो चीफ जस्टिस को अब लिख रहे हैं बानी पीटीआई। तो खतूत गालिब का ये सिलसिला जो है ये जारी है। इससे कोई फ़र्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा वो तो देखा जाएगा, लेकिन उनका कहना ये है कि इस ख़त के मंदरजात जो हैं वो जेल में खान साहब और उनकी बेगम के साथ जो रवैया रवा रखा जा रहा है उसके हवाले से है। ऑन द सरफेस अगर आप देखें तो अडयाला जेल को कोई कहता है कि ये पार्टी सेक्रेटेरिएट है, कोई कहता है इट्स ए होटल, कोई कहता है इट्स ए थॉरोफेयर। आप ज़रा मुलाकातें गिन लें सिर्फ बानी पीटीआई की, और उसको मुझे किसी बड़े सियासी लीडर के साथ कंपेयर करके दिखाएं, चाहे वो भुट्टो थे, चाहे वो बेनज़ीर थी, चाहे नवाज शरीफ थे, चाहे शहबाज शरीफ थे, इवन वली खान थे। तो अभी भी अगर वो खुश नहीं हैं तो फिर उनकी मर्ज़ी है, कुछ नहीं किया जा सकता। करोड़ रुपए का तो खाना खा गए अब तक बानी पीटीआई, और हालांकि ये इसलिए मेंशन नहीं करना चाहिए कि कोई हुकूमत के खाते से नहीं जा रहा, ना के पी की गवर्नमेंट दे रही है, ये उनकी फैमिली पे कर रही है। और जेल हुकाम का ये कहना है कि जी पहले 6 लाख था खर्चा महीने का, जब से बुशरा बीबी आई हैं 8 लाख हो गया। अच्छा। तो ये सब अपनी जगह है, लेकिन जेल के हवाले से ये कहना कि उनकी ज़िंदगी जो है वो अजीरन है, ये ठीक नहीं है। वो एक मफरूर है शहबाज गिल नामी शख्स जी। उसने कहा बानी पीटीआई चलते चलते गिर के बेहोश हो गए। आप देखें अलीमा खान साहिबा आज मिली हैं, उन्होंने क्या निकल के कहा बाहर के बानी तो हंसते खेलते और माशाल्लाह एब्सोल्युटली फिट है। तो ये जो जेल का नक्शा है ना, मैं आपको कई बार कह चुका हूँ प्रोग्राम के अंदर कि 2 नक्शे हमारे सामने आते हैं। एक ये कि शेर डटा हुआ है एंड ही सेज मुझे 100 साल भी जेल में रहना है तो मैं रहूँगा, डटा हुआ तो है वैसे, ठीक है। और दूसरी तरफ कहते हैं कि जुल्म हो गया उनके साथ, उनकी बत्ती बंद है, उनका खाना बंद है, उनका अखबार बंद है, उनका टीवी बंद है, उनका ये बंद है, उनका ये बंद है। तो विच पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट शुड वी ट्रस्ट? यहाँ पर शेर बना रहने दें और या ये कहें कि बहुत जुल्म हो रहा है। अगर आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट के अंदर तस्वीरें सबमिट की गई थी जेल के अंदर की कि क्या क्या फैसिलिटीज़ उनको दी गई, तो उसके बाद से कंट्रोवर्सी। बुखारी साहब, अभी जो खतूत का सिलसिला शुरू हुआ है और बानी पीटीआई एक चौथा खत लिखने की तैयारी कर रहे थे, इसका मतलब है कि वो फिर चीफ जस्टिस को लिखने वाले हैं अपना चौथा जी खत? जी, वो सलमान अकरम राजा ने बराह रास्त कहा है ये कि वो हाँ। चीफ जस्टिस को खत लिखेंगे, क्योंकि मेरा ख्याल ये है, ये भी बात मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि पीटीआई को इन चीफ जस्टिस से सहूलतकारी की तो तवक्का नहीं है, लेकिन वो इसको कंट्रोवर्शियल ज़रूर बना के छोड़ेंगे। अच्छा, देखिए ना, से बना सकते मैं मिसाल देता हूँ उसकी। जो मुलाकात हुई अपोजिशन की चीफ जस्टिस से, पहली बात तो ये कि ग्रैंड अपोजिशन अलायंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उस वफद में एक भी दूसरी पार्टी का बंदा नहीं था, दे वर ऑल पीटीआईज। एक दूसरी बात यह कि उन्होंने जो दास्तान शुरू की वहाँ पर पीटीआई के हवाले से, केसेस के हवाले से, जेल के हवाले से वगैरह वगैरह, तो चीफ जस्टिस ने 2 टोक अल्फाज में कहा मैं ये आपकी बातें सुन रहा हूँ, किसी का जवाब नहीं दूंगा, क्योंकि दैट मीटिंग वॉज नॉट मेंट टू प्रोवाइड रिलीफ टू द पीटीआई, दैट वॉज इन कनेक्शन के जो इस्लाहात होनी है अदलिया के अंदर, उसके हवाले से आप अपनी सजेशंस दें। एनीवे, हैविंग सेड दैट, तो ये सब कुछ तो मंजरनामा हमारे बिल्कुल सामने है। दूसरी बात यह है कि अब ज़रा थोड़ा सा पार्टी के अंदर के मामलात के ऊपर थोड़ी सी मज़ीद गुफ्तगू कर लें। वो ये है कि सलमान अकरम राजा साहब ने ये भी बताया है कि जिन्होंने 26वीं तरमीम के हक में वोट दिया था या जो उस दिन गायब हो गए थे, उनके खिलाफ भी एक्शन होगा। जी। वो कहते हैं 26 तरमीम के हक में वोट देने वाले लोगों की तो कोई पार्टी में गुंजाइश ही नहीं है। 3 एक के नाम भी आए थे अगर आपको याद हो, उसमें सेनेटर जरका सोरवर्दी भी थी और भी 2 नाम थे उसके अंदर। अब अगर ये तत्हीर का अमल भी शुरू हो गया इस मुश्किल वक्त में, जब पार्टी को इंटैक्ट रखना और एक रखना मुश्किल हो रहा है, तो गॉड ब्लेस पीटीआई एंड गॉड ब्लेस बानी पीटीआई। एनीवे, अब आ जाए जनाब आगे। शेर अफजल मरवत साहब के बारे में फिर गोया हुए हैं सलमान अकरम राजा, यानी ये फिर जलती को तेल दिखा रहे हैं। उनका जी वो पार्टी से बाहर हैं और ये फैसला बरकरार है, मतलब वो रीएश्योर कर रहे हैं कि कहीं उनकी वापसी ना हो जाए। और ये मैंने आपको बताया है कि ये इत्तला नहीं है, खबर है कि बानी पीटीआई ने उन्हें फिर मुलाकात के लिए बुलाया है। मुलाकात के लिए बुलाया। अगर वो गए और अगर मैं और आप बानी पीटीआई को जानते हैं, अब वो पार्टी में दोबारा वापस आ गए तो सलमान अकरम राजा के क्या होगा, ज़रा सोचिए आप।
क्या होगा? वो सलमान अकरम राजा तो कहते हैं कि हमें बानी पीटीआई जो कहेंगे हम तो उसी फैसले पर अमल दरामद करेंगे। देखें, कहते तो सारे ही ये हैं। क्या शेर अफजल मरवत ये नहीं कहता था कि मैं जो कुछ कह रहा हूँ ये बानी पीटीआई के कहने पे कह रहा हूँ? जब उन्होंने सऊदी अरब के खिलाफ बयान दिया था तो क्या पार्टी की तरफ से ये कहा नहीं गया था कि पार्टी की पॉलिसी के खिलाफ तो कोई बयान नहीं दे सकता? जब उधर से रिएक्शन आया तो तब उन्होंने कहा था कि नहीं नहीं ये तो उन्होंने अपनी मर्जी से दे दिया बयान। ठीक है, उसके बाद बुशरा बीबी जब बोली थी सऊदी अरब के बारे में, याद है? तो कहने का मतलब ये है कि ये बहरहाल पार्टी की पॉलिसी, इसमें कुछ नहीं कह सकते। साहब, आपने बड़ी दुरुस्त बात की है कि अभी पार्टी को बड़ी ज़रूरत है हार्ड कोर लोगों की। शेर अफजल मरवत भी जा चुके हैं, अब तैमूर सलीम झगड़ा साहब या कामरान बंगश इनको काबीना में शामिल करना, आपके ख्याल में क्या ये दुरुस्त फैसला है अली अमीन गंडापुर को इनको शामिल ना करना काबीना में? अगर देखा जाए पीटीआई की गवर्नमेंट में इन्होंने काफ़ी काम भी किया, तो किस तरह से ये फैसला आपको लगता है कि सही है? देखिए, गुजारिश ये है कि अली अमीन गंडापुर चीफ मिनिस्टर है एक सूबे के, जो पीटीआई के लिए अक्सरीती सूबा है जहाँ सबसे ज़्यादा वोट होंगे। चीफ मिनिस्टर ने सूबा चलाना होता है और चीफ मिनिस्टर सूबा चला रहे हैं एक ऐसे हॉस्टाइल एटमॉस्फेयर में जब मरकज़ में उनके लिए कोई खैर की तवक्को नहीं है, पंजाब में उनके लिए खैर की तवक्को नहीं है, सिंध में खैर की तवक्को नहीं है। अब अगर उसको अपनी टीम भी अपनी मर्जी से रखने का इख्तियार नहीं है और वहाँ भी उन लोगों को शामिल कराया जाएगा जो उसके खिलाफ है, जो उसके मुखालिफ हैं, तो पंगा तो होगा ना। और दूसरी बात ये याद रखें, पीटीआई इस वक्त अली अमीन गंडापुर को नाराज़ करना अफोर्ड नहीं कर सकती, क्योंकि बानी के बाद वही फेस है इस वक्त पार्टी का। इज दैट राइट और नॉट? एनीवे, ये उनके पार्टी के मामला था। लेकिन जुनैद अकबर को भी तो शामिल किया ना इन्होंने, जुनैद अकबर को भी तो सदारत दी केपी की, तो फिर देखिए उसके लिए बानी पीटीआई ने जवाब ये पैदा किया कि चीफ मिनिस्टर की जिम्मेदारियां चूंकि बहुत ज़्यादा होती हैं, इसलिए मैंने उनका बोझ काम का कम करने के लिए रखा है। अभी जाइए नहीं है उमर, ये दरफुंतनी कोई ना कोई छोड़नी होती है, इन्होंने आपको पता है वो, और छोड़ते भी हवा में है ना, जिसकी कोई बेस होती है ना कुछ है। वो फरमाते हैं कि जी बलूचिस्तान में आग लगी हुई है। पहली बात तो ये है कि बलूचिस्तान में जो कुछ भी हो रहा है ये नया नहीं है, नई इस हुकूमत का पैदा करता है। आपको अपना दौर भी याद रहना चाहिए ना, जब लोग लाशें सड़क के ऊपर रख के बैठ के इंतजार कर रहे थे, और उस दौर का प्राइम मिनिस्टर जो कि बानी पीटीआई थे, वो कहते हैं कि मैं ब्लैकमेल नहीं हूँगा, याद है ना आपको? तो तब क्या वहाँ अमन था? एनीवे, हैविंग सेड दैट, दूसरी बात ये है कि वो कह रहे हैं कि मुसल्लह अफवाज के जवानों और अफसरों की जो इतनी शातियाँ हो रही हैं, इसमें कमीशन बनाए। भाई वाह 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 वाह। लीडर ऑफ द अपोजिशन इन द नेशनल असेंबली सेइंग कि फौजी मुल्क के दिफा में अपनी जानों के नजराने क्यों पेश कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेट करें इसको, इसके ऊपर कमीशन बनाए। वाह 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 वाह। यानी बजाय इसके कि दाद दें कि ये कौम के जो बेटे हैं ये अपनी जानों की कुर्बानियां दे रहे हैं मुल्क को दिफा करने के लिए, दहशत गर्दों से लड़ाई कर रहे हैं, वो कह रहे हैं इस पर कमीशन बना दें। भाई ये सारा फसाद जो है केपीके में और एल्सवेयर, ये किया हुआ किन्होंने है? वही नहीं है जंग जो जिनको ला के आपने बसाया था, और इसके बावजूद आप पूछ रहे हैं कि ये क्यों? वो तो ये कह रहे हैं कि ये उनके खिलाफ लड़ क्यों रहे हैं? क्या अप्रोच है, क्या मुझे बताइए, क्या इमेजेस जा रहे होंगे पाकिस्तान के मुल्क से बाहर? आप मेरे दुश्मन ला के मेरी बगलों में बिठा दें और मुझसे पूछें कि एनएनएल क्यों लड़ रहे हैं? क्या बात है, क्या बात है ये? खुदा के लिए किसको नहीं पता कि कहां से आ रहे हैं? पूरी दुनिया रियलाइजेस कि अफगानिस्तान से दहशतगर्दी जो है इंपोर्ट हो रही है पाकिस्तान में। ये मतलब ये को पूछ, इसमें कमीशन बनाना है कि उसका दिफा करना है मुल्क का? बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बयान है। एंड आई एज ए पाकिस्तानी कंडेम दिस स्टेटमेंट। मेरे ख्याल से ये मुसल्लह अफवाज के लोगों की कुर्बानियां जो है उसका मजाक और तमस्खुर उड़ाने के बराबर है। एनीवे, हैविंग सेड दैट, अब आ रहे जनाब फैजल कुंडी साहब जो हैं गवर्नर हैं, आपको पता सूबे के, और वो भी, उन्होंने भी अल्टीमेटली देखा कि ये बोले जा रहा है, रुकता ही नहीं है, तो उसने भी कहा है कि जनाब, वो कहते हैं कि जी फरागोगी बुजदार का जो एक्शन रिप्ले है वो शुरू हो गया केपीके में, नौकरियों की बोलियां लग रही हैं, और चूंकि नौकरियां थी नहीं वहाँ, लिहाजा 20,000 बंदों को पहले निकाला है और अब 20,000 को रखने के लिए पैसे लेंगे। अभी यहाँ छोड़ दें। वो कहते हैं जनाब जो वाइस चांसलर लगने हैं यूनिवर्सिटियों के, उसकी भी बोलियां लगनी शुरू होने वाली हैं। मतलब कहने का ये है कि वो जो यहाँ एक्ट हुआ था, जो आज तक जो है संभाला नहीं जा रहा है, वही वहाँ भी शुरू हो गया है। बैरिस्टर सैफ साहब भी गोया हुए हैं, उन्होंने कहा कि जनाब गवर्नर हाउस जो है डाखाना बना हुआ है और वहाँ एक डाकिया बैठा है। ज़रा लफाजी देखें आप, ज़रा आप सूबे में जो मसाइल है उनको इससे कोई सरोकार, यानी वो ये कहते हैं कि एनएफसी से मजीद पैसे ला के दें हमें, ताकि हम 2 जुलूस और निकालें, क्योंकि जो पहले सिक्योरिटी के नाम पर पैसे आए थे उनका कोई हिसाब किताब नहीं है, उसका कोई ऑडिट नहीं है। और ये गवर्नर की जिम्मेदारी है, बिकॉज गवर्नर इज ए लिंक पिन बिटवीन द फेडरेशन एंड द प्रोविंस। तो वो डाकिया उसको समझे
या जो भी उसको कह लें। ठीक, दूसरी मतलब है बात बहुत आगे बढ़ाई जा सकती है। बिल्कुल। मेरा ख्याल ये है कि इस वक्त हाईली इन्फ्लेम सिचुएशन को कूल डाउन करने की ज़रूरत है। बिल्कुल, अगर सियासत करनी है, सियासी रवैये अपनाने पड़ेंगे। ये नहीं हो सकता कि आप यहाँ के मसाइल लेके पूरी दुनिया के अंदर उसको प्रोपोगेट करें, जिस तरह से सोशल मीडिया ने गंद डाला है और जिस तरह से मुसलसल गंद डाला जा रहा है, बिल्कुल। ये सियासी टॉलरेट नहीं किया रवैये जा जो है सकता। यकीनी तौर पे अपनाने पड़ेंगे और अपने अपने सूबे की जिम्मेदारी भी लेनी पड़ेगी ताकि सूबे में बेहतर तरीके से काम किया जा सके। अभी एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक। मकबूजा मगरबी किनारे में जारी इसराइली जारहियत में शिद्दत आ गई है। 2 दिहाइयों में पहली बार इसराइली फ़ौज ने मगरबी किनारे में टैंक तैनात किए हैं। बुखारी साहब, ये बड़ी अहम बात है और बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। इसराइल ने फिर अपने टैंक जो हैं मकबूजा मगरबी किनारे पर रख दिए। देखिए, इसकी 2 बुनियादी वजह हैं। एक तो ये कि वो किसी भी तरह से जितने भी वहाँ फ़लस्तीनियों की तादाद है या जितने भी लोग हैं, उनको किसी न किसी हवाले से थ्रेट में रखना चाहता है। ये मगरबी किनारा वो है जहाँ पर बड़ी स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ है। ये यानी इस इलाके में सबसे ज़्यादा फ़लस्तीनी रहते हैं। उनका ख्याल ये है कि अब चूँकि गज़ा खाली करना पड़ रहा है, तो ऐसा ना हो कि इधर वाले जो हैं वो नई कार्रवाई शुरू कर दें या रीस्ट्रेंथन हो जाए गज़ा। तो इसलिए उन्होंने वहाँ पर वो कार्रवाई शुरू कर दी है जो इससे पहले नहीं हुई थी। स्किर्मिशेस हुई वहाँ के जो आबादकार हैं ये यहूदी, उन्होंने अटैक वटैक किए, काफ़ी सारी रिपोर्ट्स हमने खुद भी की हैं। लेकिन ये टैंकों का वहाँ पर तैनात करना जो है, ये एक और तरह का इशारा दे रहा है। मेरे ख्याल से इसका नोटिस लिया जाना चाहिए कि जो जंगबंदी कराना चाह रहे हैं वहाँ, वो किसी और इश्तिआल अंगेज़ी की तो इजाज़त ना दें कम अज़ कम। ठीक हो गया जी। बिल्कुल। दूसरी बात यह है कि उनका ख्याल ये है कि इन जो लोग यहाँ से छोड़ के फ़लस्तीनी चले गए थे, उनको वापस ना घुसने दिया जाए इस इलाके में। देखें ना कितना बड़ा जुल्म है ये। उनकी सरजमीन, उनका मुल्क, उनका वतन, उनकी मादरे वतन, वहाँ उनको इजाज़त नहीं दी जा रही वापस आने की। एक तरफ तो ये इसराइल कर रहा है, एक तरफ अपने टैंक मगरबी किनारे पे रख रहा है, और दूसरी जानिब इसराइल का रमज़ान में फ़लस्तीनियों की मस्जिद अक्सा पर जाने पर पाबंदी। मतलब रमज़ान करीब है और अब मस्जिद में भी दाखिल होने के लिए आपको इसराइल को पहले ख़त लिखना पड़ेगा, उनसे इजाज़त मांगनी पड़ेगी और फिर 10,000 लोग ही जा सकेंगे। बुखारी साहब, ये कितनी ना सिर्फ ये बल्कि उम्र की पाबंदी है। 55 साल से बड़े मर्द, 50 साल से बड़ी ख़वातीन और 12 साल या इससे छोटे बच्चों को मस्जिद अक्सा में दाखिले की इजाज़त दी जाएगी। ये इतनी बड़ी प्रोवोकेशन है। आप ज़रा सोचें कि 10,000 बंदा अगर मस्जिद में होगा और अगर कहीं कोई फ्लेयर अप हो गया तो क्या होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि वो फ़लस्तीनी मस्जिद अक्सा से निकल के पूरा इसराइल फतह कर लेंगे, लेकिन क़यामत खेज़ी होगी। वो मंजर बहुत खौफनाक होगा और लोगों की जानें बहुत जाएंगी, शहीद बहुत होंगे, और यही शायद इजराइल चाहता भी है। ये है वो सहूनी माइंडसेट जिसको हम ज़ायनिस्ट माइंडसेट कहते हैं। हैविंग सेड दैट, ये मुझे लगता है, ये अल्लाह ना करे कि ऐसा हो कि ये सिचुएशन जो है ये किसी नए फ्लेयर अप की तरफ जाएगी, क्योंकि मुसलमान अपनी इबादत के हवाले से किसी पाबंदी को कबूल करने के लिए नॉर्मली तैयार नहीं होते। बिल्कुल। बुखारी साहब, जिस तरह से पाबंदियां लगाई जा रही हैं, ऐसे में इस्लामी ममालिक का भी एक साथ खड़ा होना बड़ा ज़रूरी है। हमने सबसे किनका खड़ा होना ज़रूरी है? आवाज़ नहीं आई। इस्लामी ममालिक हुआ दे किधर है? पिट पिट के मर गए ना हम यहाँ अपने प्रोग्रामों में कि खुदा के वास्ते बस कर दो। अपने गिरबान से आगे भी झांक के देखो कि क्या हो रहा है। अपनी अनाओं को, अपनी मजबूरियों को एक तरफ रख दें। फ़लस्तीनियों का खून जिस तरह से बहाया गया है, आपको लगता है कि कोई मुस्लिम उम्मा नाम की कोई चीज़ है? देखिए बुखारी साहब, ऐसे में एक बड़ी, मैं मौलाना फजलुर रहमान साहब को थोड़ा सा चाहूँगी कि आप क्रेडिट भी दें। वो उन्होंने जाके हमास के रहनुमाओं से मुलाकात की है और ये भी कहा कि फ़लस्तीन एक आज़ाद रियासत है, इसराइल कब्जे की हिमायत नहीं की जा सकती। मेरी ख्वाहिश ये थी कि काश मौलाना फजलुर रहमान के साथ हमारी हुकूमत पाकिस्तान का वफद भी गया होता उनकी क़यादत में, तो मैं बहुत ज़्यादा फ़ख्र करता। आपको बताऊं, मैं ये मौलाना फजलुर रहमान साहब जंग के अरूज के दौर में जाके इस्माइल हानिया से मिले थे कतर में, दोहा में। मतलब कहने का ये है कि ऑनेस्टली हैट्स ऑफ टू मौलाना साहब। ये जुर्रत की बात है, ये जसारत की बात है। हालांकि बीमार है, आपको पता है कि वो उनकी मूवमेंट तक रिस्ट्रिक्टेड है, लेकिन इसके बावजूद, और फिर वो वहाँ के जो सरबराह हैं मजलिस शूरा के अबू उमर साहब, उन्होंने फिर तारीफ़ की है। उन्होंने कहा है कि ये किफ़ाया अदा कर रहे हैं। मतलब कहने का ये है कि अगर पाकिस्तान की गवर्नमेंट अपना वफद भी भेज देती, अगर मौलाना फजलुर रहमान वहाँ जा सकते हैं
कतर में, कतर तो एक फ्री कंट्री है ना, तो एक वफद क्यों नहीं जा सकता? भाई चीज़ें आप भेज रहे हैं, साहब बंदे भी भेज दें ताकि जाके उनके साथ इजहार यकजहती तो कर लें। तो इसलिए मौलाना की तो तारीफ जितनी की जाए वो कम है। आगे जरा देखिए जनाब, इसराइल के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं गालिबन, एम आई राइट? जी जी, बुखारी साहब, इजरायली वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान ने अल अरेबिया को बताया है, उन्होंने कहा है कि हम चाहते हैं कि दूसरा मरहला जो है जंग बंदी का वो शुरू हो। पहले तो टाल मटोल करते रहे, लेकिन अब उस पॉइंट पर आ गए हैं कि हम चाहते हैं। छुपी हुई बात है वो ये है कि जो पहला मरहला है जो चल रहा था, इसको तो नहीं छोड़ दें जी, अगला स्टेप शुरू कर दें। वो आगे दौड़ पीछे चौड़ वाला जो ज़रूर मिसल हम सुनते थे जी, इसलिए कि उनको सूट नहीं करता, दे डोंट वांट टू लीव गज़ा। ठीक है, और दूसरी बात ये कि जो उन्होंने अपने अहदाफ दोहराए हैं उनसे पता चलता है कि वो करना क्या चाहते हैं। पहला हदफ ये है कि हमास गज़ा पर कंट्रोल ना करे। वो तो मामे लगते हो, किसी की सरजमीन है, तुमने वहाँ कहर बर्पा किया, अब तुम वहाँ से अपनी बोरिया बिस्तर समेट के जा रहे हो, तो उसके वारिस तो वही होंगे ना जो थे। एग्जैक्टली। और दूसरी बात यह कि फ़लस्तीनियों ने किसकी हुकूमत में रहना है, हु आर यू टू डिसाइड। उन्होंने इलेक्ट नहीं किया था हमास की लीडरशिप को, हमास का प्राइम मिनिस्टर नहीं बना था। वो दूसरी बात है कि इंटरनेशनल साजिश के तहत फिर वो महमूद अब्बास साहब बीच में आ गए। एनीवे, और दूसरा वो कहते हैं जी कि हम इस बात को भी यकीनी बनाएंगे कि इस हमास जो है वो गज़ा के ज़रिए इसराइल के लिए ख़तरा ना हो। जी, मतलब ये है कि उनको एक तो ये कि मैं सलाम पेश करता हूँ हमास के उन जंगजुओं को जिनकी इतनी दहशत है आज भी जी, कि वो रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं है। वो जो कहते थे ना हमने ख़त्म कर दिया, मिटा दिया वजूद उनका। आपने देखा किस तरह हैं लोग, आप देख रहे हैं जो कैदियों की रिहाई हो रही है उसके अंदर वो किस जज्बे के साथ गन्ने कांधों के ऊपर लिए हुए दंदनाते फिर रहे हैं ना। बुखारी साहब, असल में इसराइल अपने लिए भी सेफ साइड करना चाहता है ना कि हमास बिल्कुल खित्ते से निकल जाए ताकि हम बाद में जो कुछ मर्जी करें, जो मर्जी मनमानी करें, ताकि हमें कोई रोकने वाला ना हो। देखिए दो ही कुव्वतें हैं इस वक्त उस खित्ते में, एक हिजबुल्लाह है, बिल्कुल, बल्कि तीन है, एक इस्लामी जहाद है और एक ये हमास है। इन तीनों यानी ग्रुपों के होते हुए गज़ा पे कब्जा, फ़लस्तीनियों की एलिमिनेशन, ये ख्वाब कभी शर्मिंदा ताबीर नहीं होगा। बिल्कुल, दिस विल बी ए ब्लीडिंग वूंड ऑफ इजराइल, और ये अल्टीमेटली इजराइल की तबाही पर मुंतज होगा। ये मेरी दुआ भी है और ये मेरी ख्वाहिश भी है। ठीक। अच्छा बुखारी साहब, अब जिस तरह से नेतन्याहू के बेटे ने वालिद पर हमला किया है, इसराइली रुकन पार्लियामेंट ने इंकशाफ की है, तो इसराइल नेतन्याहू साहब के लिए देखिए कि कितनी मुश्किलात जो हैं वो बढ़ती जा रही। सॉरी मैंने साहब बोल दिए, लेकिन साहब नहीं कहना बनता, हमारे अक्सर कमेंट में लोग एतराज़ भी उठाते हैं। बिल्कुल। तो बुखारी साहब, अब जिस तरह से नेतन्याहू के अपने लिए इतने चार्जेस हैं, इतने केसेस हैं आप पर, आपके अपने लोग आपको सपोर्ट नहीं कर रहे, आपका बेटा आपको जो है वो हमले में मुलविस पाया गया, तो ये सब कुछ क्या आपके खिलाफ करप्शन के केसेस हैं, आपकी सियासत जो है स्टेक पर है जी, आप इंसानियत के कातिल हैं, आप मफरूर हैं, आपकी गिरफ्तारी के वारंट हैं और आपके घर में भी चैन नहीं है। जब से उनके घर पर हमला हुआ था अपने घर में रहने के बजाय ज़मीन में छुपे हुए हैं। इतने बड़े तो बहादुर हैं वो। और अब ये जो खबरें आ रही हैं उनके घर के अंदर जो जूतियों में दाल बट रही है कि बेटे ने हमला किया बाप के ऊपर, तो कहने का मतलब ये है कि ये सब चीज़ें, वो कहते हैं ना अल्लाह का जो अजाब है ना, बिल्कुल उससे बचना मुश्किल है। और नेतन्याहू, अभी तो तुमने अल्लाह का अजाब झेलना है। बिल्कुल, यकीनी तौर पे नेतन्याहू ने जो कुछ किया है उसकी सज़ा उनको यकीनी तौर पे मिलेगी। अब एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक। अमेरिका ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल से यूक्रेन जंग ख़त्म करवाने की करारदाद जो है वो मंजूर करा ली है। बुखारी साहब, अमेरिका ने यूक्रेन के बारे में अक़वाम मुत्तहिदा की 2 करारदादों पर वोटिंग में रूस का साथ दिया। देखिए 2 करारदादें क्या हैं, पहले तो हम उसको देख लेते हैं जी। पहली करारदाद जो है वो तो यूरोपीय यूनियन ने पेश की थी और उसके खिलाफ अमेरिका ने वोट दिया जी। दूसरी करारदाद अमेरिका ने पेश की थी, उसके खिलाफ यूरोप के 2 बड़े मुल्कों ने समेत 5 लोगों ने वोट नहीं दिया। लेकिन कामयाबी असल में ट्रंप की है, इसलिए कि उन्होंने अपना एक और वादा पूरा कर दिया जो उन्होंने इलेक्शन कैंपेन में किया था कि मैं जंगें बंद कराऊंगा। एक जंग तो खैर उन्होंने बहुत बुरे तरीके से बंद कराई है जो गज़ा है, हाँ जी। लेकिन ये यूक्रेन की जंग जो है इसके ऊपर उन्होंने स्टांस लिया हुआ है कि हम नेटो को मजीद इस्तेमाल नहीं होने देंगे, हम जितनी कीमत इसकी चुका रहे थे वो हम कीमत नहीं चुकाने देंगे।
तो एक एतबार से तो ये, जैसा मैंने कहा कि एक वादा उनका और पूरा हो गया, और अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान ने अमेरिका का साथ दिया है जी। आपको पता स्टेक्स तो हमारे यूरोपीय यूनियन के साथ भी हैं जी। लेकिन जंग बंदी के हवाले से, और चूंकि उसमें ये यकीनी बनाया गया है कि लोगों को अपनी मर्जी की राय देने का हक है, इस वजह से पाकिस्तान के मंदूब ने वोट दिया उसके हक में। जंग बंद होने जा रही है कि नहीं होने जा रही है, तो मेरे ख्याल से अभी फौरी तौर पे कंक्लूड करना मुश्किल है, लेकिन यूनाइटेड नेशन के लेवल पर या अदरवाइज अमेरिका एज ए सुपर पावर जो चाहता है वो करा लेता है जी। तो जंग तो मुझे बंद होती दिखाई दे रही है। किन टर्म्स पर बंद होगी वो अगर मैं इस पर बयान करने लगूंगा तो वक्त बहुत चाहिए। रूस ने कह दिया कि जो इलाके हमारे कब्जे में हम वहाँ से वापस ले जाएंगे, और ये बात यूक्रेन के सदर को माननी पड़ेगी। तो जंगबंदी अगर हो जाती है तो जाहिर है खून जो बह रहा है उसको ख़त्म तो होना चाहिए ना जी। बुखारी साहब, क्या आपको लगता है कि यूक्रेनी सदर मान जाएंगे? उसके पास कोई चारा नहीं है। ही इज समबडी हु हैज़ टू टेक इंस्ट्रक्शंस आइदर फ्रॉम द यूरोपीय यूनियन और फ्रॉम द अमेरिकन्स। लेकिन जो इसमें असल गड़बड़ हुई है उसकी तरफ मेरे ख्याल से भी तवज्जो नहीं जा रही है। वो ये है कि अमेरिका और यूरोप का हमेशा से ऐसे बुखारी साहब, हाँ, अब तो ये आमने सामने आ गए। अब ये बिल्कुल एक दूसरे के खिलाफ करारदादें पास हो गई भाई, और कैसे आएंगे? तो ये जो जिसको कहा जाता था ना कि यूरोप जो है छोटी बहन है, अमेरिका बड़ा भाई है वगैरह वगैरह, वो मिथ जो है वो ब्रेक हो गई है, और वो मिथ जो है वो ब्रेक होनी भी चाहिए थी। अब दूसरी तरफ जरा थोड़ा सा और एक तवज्जो चाहिए, वो ये कि यूक्रेन इज़ ए ब्लीडिंग वुंड। यूक्रेन में बहुत तबाही हुई है, अगर जंग बंद नहीं होती है तो मज़ीद तबाही होगी। इसलिए एक आम इंटरनेशनल शहरी की हैसियत से हमें ख्वाहिश तो ये करनी चाहिए कि जंगें बंद हो जाए जी। अगर बंद नहीं होगी तो, और नेटो वहाँ से नहीं निकलता या नेटो उसको का मेंबर उसको बना देते हैं, तो दिस विल बी ए स्टेप फॉरवर्ड टुवर्ड्स द थर्ड वर्ल्ड वॉर। इसलिए कि रूस ये धमकी दे चुका है अगर नेटो मदाखलत करेगा, अगर अमेरिका की फोर्सेस यहाँ आएंगी, अगर यूरोप की फोर्सेस यहाँ आएंगी, तो वी विल यूज़ द न्यूक्लियर ऑप्शंस। बांगे दोहल बयान किया जा चुका है। तो इसलिए तवक्को यही करनी चाहिए कि ये कॉन्फ्लिक्ट जो है इसको ख़त्म होना चाहिए, और जंगें बंद होंगी ही तो आलमी अमन जो है ना उसका ख्वाब जो है वो शर्मिंदा ताबीर हो सकता है। लेकिन जो बात यहाँ कहनी चाहिए वो ये है कि यूक्रेन के लोग मर रहे हैं तो आपके पेट में बड़ा दर्द है, आप ये जंग जल्दी से बंद कराना चाहते हैं। गज़ा में 1 साल 3 महीने तक जो कत्लेआम हुआ है, जो रियासती दहशतगर्दी और जबर और किलिंग मशीन्स जो है उन काम के, उसके ऊपर भी कभी इतनी एक्टिविटी देखी थी आपने? बिल्कुल, इसमें तो अमेरिका काफ़ी ज़्यादा ना सिर्फ जल्दबाजी ये, और जल्दी भी कर रहा है किसी तरीके से ये जंग खत्म हो जाए। बुखारी साहब, जो अक़वाम मुत्तहिदा में वोटिंग के हवाले से जो आज कुछ हुआ है वो भी नाजरीन के सामने रखते हैं। अमेरिका की जानिब से तैयार करदा तरमीम शुदा करारदाद के हक़ में 93 वोट पड़े, जबकि 73 रियासतों ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। अमेरिका का करारदाद का अपना मतन पेश करते हुए यूक्रेन और यूरोपीय इत्तेहादियों के खिलाफ खड़ा हो गया, जिन्होंने गुज़श्ता 1 माह तक अपनी करारदाद पर मुज़ाकरात किए। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने यूक्रेन और यूरोपीय ममालिक की जानिब से तैयार करदा करारदाद के हक़ में 93 वोट डाले, जबकि 18 वोट मुस्तरद हुए, जबकि 65 ममालिक ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। देखें ना कितनी एक्टिविटी है यूनाइटेड नेशंस में। बिल्कुल, काश इसी तरह की एक्टिविटी होती है। अनफॉर्चुनेट बात यह है कि गजा के हवाले से भी 3 रेजोल्यूशन पास हुई थी, लेकिन उस पर अमल बिल्कुल ऐसे हुआ। अब देखना यह है कि 3 साल से जारी ये जंग जो है वो खत्म होती है, क्या जंग बंदी करवाने में डोनाल्ड ट्रंप कामयाब होते हैं? इसी के साथ प्रोग्राम से हमें दीजिए इजाजत, कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।